हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट सल्फोनामाइड्स के बारे में, जिसे हम सल्फा ड्रग्स भी कहते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे इसके केमिकल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट के बारे में। आप सभी जानते हैं सल्फोनामाइड्स एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो कि एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। इट मीन्स ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करता है। अगर यहाँ टर्म होता बैक्टीरियोसिडल तो इसका मतलब होता ये बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल करता है। बट सल्फोनामाइड्स के केस में बैक्टीरियोस्टैटिक होने के कारण ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करता है, रोकता है उसे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सल्फोनामाइड्स के इंट्रोडक्शन और उसके डिस्कवरी के बारे में। सल्फोनामाइड्स पहला सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट था। इसका मीन्स पहला मैन मेड एंटीबैक्टीरियल एजेंट था। इसके पहले जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज किया जाता था वो नेचुरल प्रोडक्ट से ऑब्टेन्ड किया जाता था। 1935 में डॉगमैक नाम के साइंटिस्ट ने एजोडाई पे स्टडी कर रहे थे, क्योंकि माइस एक चूहे में स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन हो जाने के कारण वो उसका ट्रीटमेंट एजोडाइज, जिसे प्रोटोनसिल भी कहा जाता था उस टाइम, उससे करना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि ये प्रोटोनसिल हाईली इफेक्टिव था माइस के ट्रीटमेंट में। लेकिन कुछ समय तक उन्हें ये नहीं पता चला आखिर प्रोटोनसिल में है क्या जो माइस को स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन से बचा रहा है। तो उन्होंने फर्दर स्टडी किया तो पता चला उन्हें कि उसमें SO2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट था। इट मीन्स सल्फोनामाइड्स ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण वो स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन में अपना एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो कर रहा था, जिससे कि स्ट्रेप्टोकोक्कल इन्फेक्शन माइस में सही हो गया। सल्फोनामाइड एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। इट मीन्स ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और आप जानते हैं फोलिक एसिड बैक्टीरिया सेल के ग्रो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है। कुछ और इंट्रोडक्शन की बात करें तो सल्फोनामाइड्स ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों में अपना इफेक्टिवनेस शो करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये स्ट्रक्चर एनालॉग है पावा की। पावा, जिसे हम पारा अमीनो बेंजोइक एसिड कहते हैं, इसका ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है। अब स्ट्रक्चरल एनालॉग से आप ये समझते हैं कि ये पावा के हूबहू दिखने जैसा होता है। इट मीन्स केमिकली स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड्स का और पावा का सिमिलर होता है, इसीलिए इसे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज किया जाता है। आप सभी जानते हैं पावा बैक्टीरियल सेल के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके स्ट्रक्चरल एनालॉग होने के कारण सल्फोनामाइड्स का यूज किया जाता है। आगे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पावा के यूज को और सल्फोनामाइड्स को इनहिबिट करने के यूज को हम देखेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको डिफरेंट सीक्वेंशियल स्टेप पे इंटरफेयर करता है। हर एक मेटाबॉलिज्म के हर एक कंसिक्वेंशियल स्टेप पे इसे इनहिबिट करता है और अपना बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। चलिए अब हम बात करते हैं सल्फोनामाइड्स के कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स की। तो आपके सामने 3 मेनली केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिस्कवर्ड सल्फोनामाइड ड्रग्स, सल्फानिलामाइड्स का स्ट्रक्चर, सल्फा डायाजीन का स्ट्रक्चर और सल्फा मिथोक्साजोल का स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आप चाहे तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलिए अब सबसे मेन पॉइंट पे हम आते हैं, सल्फोनामाइड को कैसे क्लासिफाई किया जाता है।
कौन कौन से बेसिस पे सल्फोनामाइड्स को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने किया है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे, जो किस हाफ लाइफ पे हमने इसे क्लासिफिकेशन किया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में है शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, जिसका हाफ लाइफ है 4 से 8 घंटे। इट मीन्स ये 4 से 8 घंटे अपना इफेक्टिव शो करेगा। ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और उसी तरह से रैपिडली एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है बॉडी से। शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स के एग्जाम्पल है सल्फाडायाजीन, सल्फाग्वानिडीन, सल्फासीटामाइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इंटरमीडिएट एक्टिंग या मीडियम एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। ये अपना इसका हाफ लाइफ जो है 10 से 24 घंटे है। इट मीन्स इसका बॉडी में इफेक्ट 10 से 24 घंटे तक रह सकता है। मीडियम एक्टिंग सल्फोनामाइड्स के एग्जाम्पल हैं सल्फामिथोक्साजोल, सल्फासीमाजोल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स की। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला, सबसे लंबे समय तक अपना इफेक्ट शो करने वाला सल्फोनामाइड्स है। ये बॉडी में 1 दिन से लेके 7 दिन तक अपना इफेक्टिव शो करता है। ये बॉडी में रैपिडली एब्जॉर्ब तो हो जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, तभी इसे लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं सल्फामेथोपायराजीन, सल्फाडॉक्सीन, सल्फामेथॉक्सीन। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो दूसरा क्लासिफाई हमने किया है सल्फोनामाइड्स के थेराप्यूटिक यूज पे, कि कौन कौन से बॉडी पार्ट में हम यूज करेंगे सल्फोनामाइड्स, उस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है सल्फोनामाइड्स यूज्ड फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सल्फोनामाइड्स का यूज करना है तो इसका एग्जाम्पल है सल्फामिथोक्साजोल, सल्फासीटामाइड। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सल्फोनामाइड्स का यूज किया जाता है तो इसका एग्जाम्पल है कोट्रीमोक्साजोल। कोट्रीमोक्साजोल मेनली एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रीम का। और दूसरा आप यूज कर सकते हैं ड्रग सल्फाडायाजीन। अगर किसी को मेनिंजियल इन्फेक्शन है तो उसमें सल्फोनामाइड्स यूज किया जाता है सल्फाडायाजीन। अब हमने दूसरा क्लासिफिकेशन किया है थेरापेटिक यूज पे, वो है सल्फोनामाइड्स यूज्ड फॉर लोकल इन्फेक्शन। तो पहला उसमें है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में सल्फाग्वानिडीन का यूज किया जाता है। अगर किसी को ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन है तो उसमें सल्फासीटामाइड का यूज किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बर्न थेरेपी या वाउंड के किसी घाव के हीलिंग में भी सल्फोनामाइड्स का यूज किया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल है मेफेनाइड या सिल्वर सल्फाडायाजीन। आपने घर में देखा होगा सिल्वरेक्स क्रीम से के नाम से आता है, ब्रांड नेम से। उसका जो कंपोनेंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडेक्स है, वो है सिल्वर सल्फाडायाजीन, जो कि बर्न थेरेपी में काम आता है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात सल्फोनामाइड्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो वुड्स और फ्लाइड्स ने 1940 में एक थ्योरी प्रपोज्ड किया था, जिसमें बताया था कि उन्होंने पारा अमीनो बेंजोइक एसिड और सल्फोनामाइड्स केमिकली इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है पारा अमीनो बेंजोइक एसिड के। और आप सभी जानते हैं पारा अमीनो बेंजोइक एसिड फोलिक एसिड के सिंथेसिस में सबसे नेसेसरी थिंग्स है। और फोलिक एसिड बैक्टीरियल के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकर्सन माना जाता है। तो अगर सल्फोनामाइड्स पावा के एनालॉग है तो कभी कभी बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंशिएट करने में एबल नहीं हो पाता। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमने यहां दिखाया है कि ड्यू टू सेम केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाबा एंड सल्फोनामाइड्स बैक्टीरिया आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट देम। इट मीन्स पाबा और सल्फोनामाइड्स के केमिकली स्ट्रक्चर सेम होने के कारण बैक्टीरिया जो है कभी कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि हम किस पे वर्क करें,
किसका यूज करके हम अपना ग्रोथ कर सके। तो कभी कभी वो क्या करता है, पावा की जगह सल्फोनामाइड्स का यूज कर लेता है बैक्टीरिया। तो सल्फोनामाइड्स अपना बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और ये जैसे ही बैक्टीरिया अपना ग्रोथ करने लगता है, पहले डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, तो उस स्टेज को ये इनहिबिट करता है। हर एक स्टेज पे, हर एक सिक्वेंशियल स्टेज पे इसे ये इंटरफेयर करता है, जिससे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ इनहिबिट कर होता है। अब हम बात करेंगे इसके मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो आप देखेंगे कि सल्फोनामाइड्स पाबा और टेरिडीन प्रिकर्सर को का जो यूनियन है, पाबा प्लस टेरिडीन प्रिकर्सर के यूनियन को इनहिबिट करता है, और पाबा और टेरिडीन प्रिकर्सर आगे चल के डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड बनाता है। डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड आगे चलकर ग्लूटामेट के साथ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए उसे एंजाइम चाहिए डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज। आपने देखा होगा स्क्रीन पे डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज, जो कि डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड को डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करवाता है। फिर क्या करता है, इस स्टेज पे भी सल्फोनामाइड्स एक्ट करता है, क्योंकि हमने बताया है कि ये हर एक सिक्वेंशियल स्टेप पे इनहिबिट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। फिर आगे चलकर ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। तो इस स्टेप पे भी सल्फोनामाइड्स बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज जो चेंज करता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, वो एमिनो एसिड प्यूरीन और थाइमिडीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फाइनल स्टेप को भी सल्फोनामाइड्स इनहिबिट करता है, जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट होता है। अगर फाइनल स्टेप में अमीनो एसिड प्यूरीन और थाइमिडीन बनेगा ही नहीं, तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अब हम बात करेंगे एक फ्लो चार्ट की, जिसमें हमने बताया है कि कैसे सल्फोनामाइड्स बैक्टीरियल सेल पे काम करता है। तो हमने फ्लो चार्ट में आपके सामने एक होगा, उसमें हमने दिखाया है कि पाबा प्लस टेरिडीन प्रिकर्सर, इसके यूनियन को, इसका यूनियन जब होता है तो ये कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड में, बट इस स्टेप को भी सल्फोनामाइड इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होगा with the presence of enzyme dihydroteroate synthetase and glutamate के प्रेजेंस में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में ये कन्वर्ट होगा। आगे चलकर ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। इस सिक्वेंशियल स्टेप को भी अपना सल्फोनामाइड्स इनहिबिट करेगा, और आगे चलकर ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड 3 पार्ट में बनाता है, जो कि अमीनो एसिड प्यूरीन और थाइमिडीन है। और ये तीनों जो है बैक्टीरियल सेल के ग्रोथ के लिए प्रिकर्सर है। तो इन तीनों को ही अगर फाइनल स्टेप में सल्फोनामाइड्स ने इनहिबिट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल ग्रोथ सप्रेस हो जाएगा। इस तरह से अपना ये बैक्टीरियल एक्शन शो करता है। अब हम बात करेंगे सल्फोनामाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। तो आप सभी जानते हैं सल्फोनामाइड्स एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है। अगर पस सेल में कहीं कहीं पस का फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी में, और उसके प्रेजेंस में आप सल्फोनामाइड्स का यूज करेंगे, तो सल्फोनामाइड्स अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पस में काफ़ी अमाउंट में पावा पाया जाता है, और पावा अगर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो ये अपना एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। इसी तरह से दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है प्रोकेन, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है। अगर लोकल एनेस्थेटिक है उस केस में आप सल्फोनामाइड्स का यूज करते हैं, तो सल्फोनामाइड्स अपना एंटीमाइक्रोबियल एजेंट
प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोकेन एक पावा का एस्टर्स कंपाउंड है। चलिए अब हम बात करते हैं सल्फोनामाइड्स के फार्माकोकाइनेटिक्स की, कि बॉडी फार्म सल्फोनामाइड्स के साथ क्या क्या करता है। तो सल्फोनामाइड्स वेल कंप्लीटली एब्जॉर्ब ड्रग्स है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कंप्लीट रूप से एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका पीक लेवल 4 घंटे है। इट मीन्स ये 4 घंटे में अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करता है। सल्फोनामाइड्स पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, जिससे कि ये अपना एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन कभी कभी ये ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट पॉइंट है सल्फोनामाइड्स मेनली किडनी के द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से, और किडनी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा सल्फोनामाइड्स को एक्सक्रीट आउट करता है। चलिए अब हम बात करते हैं सल्फोनामाइड्स के मेन पॉइंट, इसके थेरेपेटिक यूजेस के बारे में। तो आप सभी जानते हैं मेनली सल्फोनामाइड्स को सिंगल एलोन यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि कभी कभी ये अपना एलोन यूज करने से अपना थेरेपेटिक वैल्यू नहीं शो कर पाता। इसीलिए हमेशा मोस्ट ऑफ द केस में इसे कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, और इसके कॉम्बिनेशन में जब 2 या 2 से अधिक ड्रग को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो ये सिनर्जिज्म इफेक्ट शो करता है, जो कि एक पावरफुल एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। तो इसी केस में सल्फोनामाइड्स सल्फोनामाइड्स के जो एग्जाम्पल हैं, सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमेथोप्रीम के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाता है 5:1 के रेशियो में, जिसमें 5 के रेशियो में सल्फामिथोक्साजोल रखा जाता है और 1 के रेशियो में ट्राइमेथोप्रीम रखा जाता है। तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है कोट्रीमोक्साजोल। कोट्रीमोक्साजोल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सल्फोनामाइड्स के यूजेस के बारे में। तो सबसे मेन जो इसका यूज है कोट्रीमोक्साजोल का, या फिर बोले तो सल्फोनामाइड्स के कॉम्बिनेशन का, तो इसका यूजेस है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। अगर किसी को प्रोस्टेटिटिस या पाइटिटिस हो गया है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सल्फोनामाइड्स का यूज किया जाता है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी अगर किसी को ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया हो गया है तो उस केस में भी सल्फोनामाइड्स का यूज किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन एज लाइक बैसिलरी डिसेंट्री, टाइफाइड के केस में भी सल्फोनामाइड्स के कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। मेनिंजाइटिस या मेनिंजियल इन्फेक्शन में भी सल्फोनामाइड्स का यूज किया जाता है। आई इन्फेक्शन, अगर किसी को ट्रॉकोमा, कंजक्टिवाइटिस या लोकल आई इन्फेक्शन हो गया है तो भी सल्फोनामाइड्स का यूज किया जाता है। आपने घर में देखा होगा लोकुला आई ड्रॉप, एल्ब्यूसिड आई ड्रॉप, ये सारे आई इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। आगे यूज है इसका बर्न थेरेपी में। बर्न थेरेपी में सिल्वर सल्फाडायजीन को यूज किया जाता है, जो कि एक सल्फोनामाइड्स है। इसके और भी यूज हैं। मलेरिया एंड टोक्सोप्लाज्मोसिस में सल्फाडायजीन एंड पाइरीमिथामीन के मिक्सचर को यूज किया जाता है मलेरिया एंड टोक्सोप्लाज्मोसिस के ट्रीटमेंट में। अब लास्ट में हम बात करेंगे सल्फोनामाइड्स के कुछ अनवांटेड या एडवर्स इफेक्ट भी हैं। मोस्टली कॉमन इफेक्ट है नौसिया, वोमिटिंग या एपिगैस्ट्रिक पेन, जीआई ट्रैक्ट में पेन जैसे महसूस होगा अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं तो। अगर कुछ दिन और आप यूज करते हैं, लंबे समय तक यूज करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं सल्फोनामाइड्स का, तो किडनी में क्रिस्टल यूरिया या फिर यूरेटर में क्रिस्टल यूरिया जैसे कंडीशन अपीयर्ड होंगे। और ये जो क्रिस्टल यूरिया है, अगर आप प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर पीते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी पीते हैं, तो ये क्रिस्टल यूरिया का कंडीशन ठीक हो सकता है। कुछ और एडवर्स इफेक्ट हैं जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, स्किन रैशेज जैसे सिम्टम्स अपीयर्ड होंगे। किसी किसी में रेयर केस में ही स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या फिर एक्सोफोलिएटिव डर्मेटाइटिस जैसे सिम्टम अपीयर्ड होते हैं। और लास्ट में इसके कुछ और एडवर्स इफेक्ट हैं, जैसे कि आप प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं तो एप्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्रोलॉन्ग्ड यूज करने पे हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।